अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11 फेडरल बोर्ड का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। और हमारे पास टॉपिक है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, आपके पास यहाँ पर टॉपिक दिया गया है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इससे पहले हमने जो है सेंट्रीफ्यूग का टॉपिक पढ़ा था, तो अभी हम जो है बिल्कुल न्यू टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं दैट इज़ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये अब बिल्कुल न्यू तो है नहीं, क्योंकि इनर्शिया जो है वो आप पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में, क्योंकि हम चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं तो चैप्टर 3 में आप इनर्शिया को जो है पढ़ चुके हैं। और न्यूटन्स के लॉ तो आपने पढ़े ही होंगे। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को दूसरा नाम उसका क्या है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है। तो वहाँ भी हमने इनर्शिया बहुत अच्छे से पढ़ा था। लेकिन अब थोड़ा सा फ़र्क ये आ गया है कि वो जो इनर्शिया था वो हम ट्रांसलेटरी मोशन में पढ़ रहे थे, यानी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो लीनियर पाथ फॉलो कर रहा हो, स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा हो, रोड में मूव कर रहा हो, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, तो उसके लिए हमने इनर्शिया पढ़ा था। लेकिन अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये हम उन ऑब्जेक्ट्स के लिए पढ़ेंगे जो किसी एक्सिस के गिर्द क्या कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो। ये इन दोनों में फ़र्क होगा, इसलिए इसके साथ यहाँ पे हमने मूवमेंट लगाया हुआ है। तो अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट्स दूंगी, उसके बाद आपको बताऊंगी कि आपने इसको लिखना कैसे है, और यहाँ तक मैं आपको डेरिवेशन भी करवा दूंगी। ये डेरिवेशन किसके लिए, रिजिड बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, यानी इस बॉडी का। तो इस टॉपिक में हम यहाँ तक इसको कवर करेंगे। उसके बाद ये कुछ जो है बॉडीज़ के इनर्शिया निकाल कर दिए गए हैं, इनको देख लेंगे एक बार। देन जो है फिर नेक्स्ट टॉपिक है तो वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। यहाँ पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, उससे पहले हम सिर्फ ये देखेंगे कि जो है इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, तो इनर्शिया क्या होता है आपके पास। इनर्शिया तो ये प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की, क्योंकि आपने न्यूटन्स के लॉ तो पढ़े हैं ना। इनर्शिया ये इस पेज में जो भी लिखा हुआ है ना, ये रफ वर्क है। ठीक है, सारा मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन करूँगी और उसके बाद यहाँ से आपको बताऊँगी कि इसको लिखना कैसे है। ठीक है, तो यहाँ से पहले सिर्फ हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे अपने। तो देखें यहाँ पर इनर्शिया क्या होता है कि अगर कोई बॉडी जो है वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, वो मूव नहीं कर सकती। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी, वो रेस्ट पे नहीं आएगी। अब इस प्रॉपर्टी को हमने पढ़ा था कि ये प्रॉपर्टी उन बॉडीज़ की इनर्शिया कहलाती है। फॉर एग्जांपल ये मार्कर यहाँ पर मैंने रख दिया है, तो क्या ये खुद से मूव कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। जब तक मैं इस पर अपने फिंगर के थ्रू या हैंड के थ्रू फोर्स नहीं लगाऊंगी, इसको मूव नहीं करवाऊंगी, तो ये मूव नहीं कर सकता। यानी जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो चीज़ मूव नहीं कर सकती है। तो वो जो उसको मूव नहीं करने दे रही है वो प्रॉपर्टी इनर्शिया है। यानी इनर्शिया जो है ये किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है जो उसकी स्टेट को मेंटेन रखवाती है। इनर्शिया क्या है, अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है तो इनर्शिया ये चाहता है, वो प्रॉपर्टी ये चाहती है कि वो चीज़ रेस्ट पे ही रहे। अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो इनर्शिया क्या है, वो उसको मूव ही करवाना चाहेगा, वो नहीं चाहेगा कि वो चीज़ रेस्ट पे आए। यानी अपनी असली हालत में रखने वाली किसी चीज़ को प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, उसकी इनर्शिया कहलाती है। तो और वो फिर चेंज कैसे होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो रेस्ट पे आ जाए, या रेस्ट पे है तो वो मूव कैसे करने लग जाता है, तो हम ये फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से जो है स्टेट चेंज हो जाती है। लेकिन उससे पहले तक जब तक कि वो ऑब्जेक्ट अपनी असली हालत में है, जो उसको असली हालत में रखने वाली चीज़ है वो इनर्शिया है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा है कि इनर्शिया डिपेंड किस पे करता है। तो ये हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। इनर्शिया जो है वो डिपेंड करता है मैस पर। मैस ज़्यादा होगा तो इनर्शिया ज़्यादा होगा, मैस कम होगा तो इनर्शिया कम होगा। इनर्शिया को दूसरी तरह से आप रुकावट भी कह सकते हैं। रुकावट कैसे, इनर्शिया भी मैंने आपको बताया, इनर्शिया नहीं चाहता कि बॉडी अपनी स्टेट को चेंज करे। बॉडी मूव कर रही है तो उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है इनर्शिया, वो यही चाहेगी कि बॉडी मूव ही करती रहे। तो वो इनर्शिया उसको रोक रहा है ना कि वो रुके नहीं, मतलब वो अपनी स्टेट चेंज ना करे। और अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो इनर्शिया चाहेगा कि वो रुकी रहे, मतलब उसकी प्रॉपर्टी है इनर्शिया, वो ये चाहेगी कि ये बॉडी अपनी स्टेट चेंज ना करे, मूव ना करे। तो रोक रही है ना, तो इनर्शिया को एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये रुकावट है वेलोसिटी के चेंज होने में, यानी स्पीड के चेंज होने में या स्टेट के चेंज होने में। इनर्शिया नहीं चाहता कि स्टेट चेंज हो। लेकिन मैस अगर किसी ऑब्जेक्ट का ज़्यादा है तो उसकी रुकावट भी ज़्यादा होगी ना। फॉर एग्जांपल अगर एक ट्रक है तो उसका मैस कितना ज़्यादा होता है, तो क्या वो मूव करता हुआ आ रहा है, ठीक है, वो मूव करता हुआ आ रहा है, तो क्या आप उसको रोक सकते हैं? तो आप उसको ईजिली रोक नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका इनर्शिया ज़्यादा है, क्योंकि उसका इनर्शिया क्या है, ज़्यादा है। स्टेट चेंज आप उसकी नहीं कर सकते, डिफ़िकल्ट है उसकी स्टेट चेंज करना। क्यों डिफ़िकल्ट है? क्योंकि उसका मैस बहुत ज़्यादा है। मैस ज़्यादा है तो जिसकी वजह से रुकावट भी ज़्यादा है। रुकावट किस में? स्टेट के चेंज होने में। ट्रक मूव करके आ रहा है ना, आप उसको नहीं रोक सकते एक हाथ से आगे खड़े होकर, आप उसको नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि उसका इनर्शिया ज़्यादा है, रुकावट ज़्यादा है स्टेट चेंज होने में।
जबकि अगर एक साइकिल है वो उसका मास क्योंकि कम होता है, वो मूव करके आ रही है, तो क्या आप उसको ईजिली नहीं रोक सकेंगे? बिल्कुल आप उसको रोक सकते हैं, आप उसकी स्टेट चेंज करवा सकते हैं। तो यहाँ रुकावट कम है ना, तो इनर्शिया कम है। तो ये चीज़ है, ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि इनर्शिया जो है मास पर डिपेंड करता है। कौन सा इनर्शिया? जो ट्रांसलेटरी मोशन में आपने पढ़ा है, ठीक है, न्यूटन्स के लॉ पढ़े थे जब आपने। और ये ट्रक जाहिर बात है रोड पे मूव कर रहा है तो एक लीनियर पाथ फॉलो हो रहा है, तो लीनियर इनर्शिया जो है वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ मास पर। मास ज़्यादा इनर्शिया ज़्यादा, मास कम इनर्शिया कम। अब ऐसा करते हैं, जो हमारा टॉपिक है उसको थोड़ा सा एग्जांपल्स के थ्रू पहले मैं आपको समझाऊंगी यहाँ पे सारा कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, उसके बाद हम जो है मेन उस पर आएंगे जो बुक पे लिखा हुआ है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, देखें इनर्शिया यहाँ पे, अब इनर्शिया तो इतनी डिटेल में हमने पढ़ लिया क्या होता है, तो इनर्शिया तो यहाँ पे भी वही है, यानी इनर्शिया यहाँ पे भी रुकावट ही है। किस में रुकावट? स्टेट के चेंज होने में। बस फर्क क्या हो जाएगा कि यहाँ इसके साथ मूवमेंट का लफ्ज लग गया है। मूवमेंट का मतलब होता है घुमाव, यानी यहाँ पर चीज़ रोटेट कर रही होगी। रोटेट कर रहा है अगर कोई ऑब्जेक्ट, तो अगर आपने उसका इनर्शिया निकालना, उसको अगर आप पढ़ें कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है और उसका इनर्शिया आप देखते हैं, तो वो आपके पास क्या होता है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अब जिस तरह हमने डिस्कस किया है कि इनर्शिया जो है ये प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कि लीनियर पाथ में मूव कर रहा है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कि रोटेट कर रहा होगा। फ़र्क क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा होगा और ये जो है ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक लीनियर पाथ पे मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो इनर्शिया और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट में यहाँ पे घुमाओ यानी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, बॉडी किसी एक फिक्स एक्सिस के गिर्द जो है वो रोटेट कर रही होगी। अब इसकी भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने इधर इनर्शिया को पढ़ा था कि कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो मूव नहीं कर सकती, और अगर मूव कर रही है तो वो रेस्ट पे नहीं आ सकती खुद से, जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स न अप्लाई करें। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी यही है, लेकिन यहाँ पे हम इसको इस तरह से कहेंगे कि अगर कोई बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है तो वो रोटेट ही करती रहेगी, वो रेस्ट पे नहीं आएगी। और अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, वो रोटेटिंग मोशन में नहीं आएगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। तो यहाँ यानी रोटेटिंग बॉडी का हम ले आएंगे जिक्र, तो इसको कहते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये इनमें फ़र्क है, ठीक है। और इसमें भी यही होता है, वहाँ पे इनर्शिया का काम क्या होता है कि स्टेट को मेंटेन रखना होता है, स्टेट चेंज ना हो, यानी कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है ना, तो इनर्शिया ये चाहेगा कि वो वेलोसिटी ज़ीरो ही रहे, वेलोसिटी चेंज ना हो, यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो। तो इस मोशन में भी, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ एंगुलर मोशन में भी, या अगर बॉडी रोटेट कर रही है तो यहाँ पर भी यही होता है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का काम क्या होता है कि एक्सेलरेशन के अगेंस्ट काम होता है। किसके अगेंस्ट? एक्सेलरेशन के अगेंस्ट काम होता है, यानी कि एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी का चेंज, कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, तो इनर्शिया क्या चाहेगा? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चाहेगा कि वो वेलोसिटी ज़ीरो ही रहे, यानी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहे। और अगर ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो सारी बात है उसकी वेलोसिटी कुछ और होगी ना, तो जो उसकी वेलोसिटी होगी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चाहेगा कि उसकी वही वेलोसिटी रहे, यानी कि वो रेस्ट पे ना आए, वेलोसिटी ज़ीरो ना हो, स्टेट उसकी चेंज ना हो। तो मेन काम ये होता है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो, तो क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी ना, तो इनर्शिया किसके अगेंस्ट काम कर रहा होता है? एक्सेलरेशन के। अब यहाँ पर जो है आपके पास एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे आपके पास टायर है, तो टायर रेस्ट पे है अगर, तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, वो खुद से मूव नहीं करेगा जब तक आप उस पर क्या नहीं अप्लाई करते? फोर्स नहीं अप्लाई करते। सिमिलरली अगर टायर को जो है आपने ऐसे रोटेट करवाया और वो रोटेट कर रहा है, तो अब वो खुद से रेस्ट पे नहीं आएगा जब तक कि आप फोर्स लगाकर उसको नहीं रोकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि कोई चीज़ अगर मूव कर रही है, फॉर एग्जांपल टायर को आपने रोटेट करवा दिया है, तो वो कहीं ना कहीं जाके तो रुक जाता है ना। अभी मैंने कहा है कि वो रुकता नहीं है खुद से जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, तो वो इसलिए रुकता है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लग रही होती है। कौन सी एक्सटर्नल फोर्स? फ्रिक्शन की, ठीक है। उस टायर और रोड के दरमियान क्या होगी? फ्रिक्शन होगी, जो कि एक्सटर्नल फोर्स का काम करेगी, जिसकी वजह से टायर रुक जाता है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो वो अपनी इंटरनल फोर्सेस की वजह से नहीं रुकता, बल्कि वो क्या करता रहेगा? रोटेट ही करता रहेगा। तो ये चीज़ है, ठीक है। आपने याद रखना है कि ये होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसमें हम रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। अब आपने पढ़ा कि इनर्शिया जो है वो डिपेंड करता है मास पर, लीनियर मोशन में। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है? तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मास पर भी डिपेंड करता है और एक्सिस ऑफ रोटेशन पर भी डिपेंड करता है। डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है उस पर भी डिपेंड करता है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपने समझ लिया कि ये रोटेटिंग ऑब्जेक्ट की क्या है? प्रॉपर्टी है। डेफिनेशन भी देख लेते हैं, आपने ये लिखनी है असल में डेफिनेशन।
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, या फिर इसको आप रोटेशनल इनर्शिया भी कह सकते हैं, क्योंकि मोमेंट का मतलब होता है घुमाव, यानी घूमती हुई चीज़ का इनर्शिया, या रोटेट करिए कोई ऑब्जेक्ट तो उसका इनर्शिया। तो डेफिनेशन क्या लिखनी है, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय विच इट मेंटेन्स इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन। क्या होता है कि किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो बॉडी मेंटेन रखती है अपनी स्टेट को। अगर वो बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर वो बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है तो वो रोटेट ही करती रहेगी, जब तक कोई रोटेट किसके गिर्द करेगी, अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, किसी फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द, जब तक कि कोई इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। तो ये जो उसकी प्रॉपर्टी है ना कि वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है किसी फिक्स एक्सिस के गिर्द तो वही करती रहेगी। ये प्रॉपर्टी जो है उस बॉडी की कहलाती है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके अलावा एक और तरह से भी हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन कर सकते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज द मेजर ऑफ हाउ डिफिकल्ट इज टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली होता है कि कितना मुश्किल है या कितना आसान है एक ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाना अराउंड अ गिवन एक्सिस, किसी भी गिवन एक्सिस के गिर्द, यानी कोई ऑब्जेक्ट कितना इजीली मूव कर रहा है या आपको कितनी फोर्स लगानी पड़ रही है उसको मूव करवाने के लिए, डिफिकल्टी से वो मूव कर रहा है, कोई डिफिकल्टी हो रही है उसको मूव करवाने में, आप इजीली उसको मूव करवा पा रहे हैं, तो ये चीज़ भी आपके पास क्या कहलाती है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाती है। वो ऑब्जेक्ट जिनका लार्जर मैस है, जिनका मैस ज़्यादा होगा, उनका इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। कौन सा इनर्शिया, क्योंकि हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे हैं तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। इसका मतलब है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है मैस पर, और जो है उनको एक्सेलरेट करवाना भी। एक्सेलरेशन आ गई है ना, तो मैंने कहा है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सेलरेशन के अगेंस्ट काम करता है। अभी हम इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। ये मैस वाली बात को मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ एग्जाम्पल से। देखें, लीनियर इनर्शिया डिपेंड कर रहा था मैथ्स पर, और आपने देख लिया कि मैथ्स ज़्यादा तो इनर्शिया भी ज़्यादा, यानी स्टेट चेंज कराना मुश्किल हो गया था। मैथ्स कम, इनर्शिया कम, स्टेट इजीली चेंज हो गई थी। यहाँ पर भी यही होता है। अगर ऑब्जेक्ट जो, अगर वो टायर जो है वो किसी साइकिल का टायर है, फर्ज करें एक टायर है वो रोटेट कर रहा है और वो किसी साइकिल का टायर है, तो वो ईजिली रोटेट कर जाएगा। रीज़न क्या होगा, क्योंकि उसका मैस क्या है, कम है। तो मैस कम है तो उसका इनर्शिया भी कम है, यानी रुकावट क्या है, कम है। रुकावट किस चीज़ की रुकावट, यहाँ मैंने बताया था इनर्शिया किसके अगेंस्ट काम करता है, इनर्शिया एक्सेलरेशन के अगेंस्ट काम करता है। वेलोसिटी चेंज ना हो इस पर काम करता है, यानी स्टेट चेंज ना हो, मतलब वेलोसिटी चेंज ना हो। वेलोसिटी चेंज हो जाए तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है ना, तो इनर्शिया नहीं चाहता कि ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो। तो अगर किसी चीज़ का मैस कम है ना, तो आप उसमें इजीली एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसका इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। जैसे टायर है ना, तो अगर वो टायर छोटा है, किसी साइकिल का टायर है, तो आप उस पर थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे तो वो रोटेट करने लग जाएगा, क्योंकि उसमें रुकावट कम है, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी इजीली, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। तो ये हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मैस कम था तो क्या हुआ, इनर्शिया कम था और वो चीज़ इजीली रोटेट कर गई। क्या हो अगर मैस ज़्यादा हो, आप एक ट्रक का टायर ले लें, बड़ा टायर ले लें, ठीक है। अब आपको वो थोड़ी सी फोर्स से तो वो मूव नहीं करेगा, आपको डिफिकल्टी आएगी ना कि उसको कैसे मूव करवाएं, ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी आपको। तो वो ये है कि वो जो डिफिकल्टी आ रही है वो इनर्शिया है, उसका इनर्शिया ज़्यादा हो गया है। मैस ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया क्या आ गया है, ज़्यादा हो गया है, तो वो इजीली मूव नहीं कर पा रहा। अगर इनर्शिया ज़्यादा हो गया है तो इनर्शिया किसके अगेंस्ट काम करता है, इनर्शिया चाहता है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो, तो इनर्शिया, इसीलिए वो बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं कर पा रही, वेलोसिटी चेंज नहीं कर पा रही, एक्सेलरेशन कम है। ये चीज़ आपको समझ आ गई है कि मैस ज़्यादा है तो इनर्शिया भी, यहाँ पे मैस ज़्यादा है तो इनर्शिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ मैस कम है तो इनर्शिया भी क्या होगा, कम। कौन सा इनर्शिया, क्योंकि टायर रोटेट कर रहा है ना, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। एक और एग्जांपल भी ले लेते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की। एक और एग्जांपल आपके पास यहाँ एक फ़ैन ले लेते हैं, ठीक है। एक हैवी फ़ैन है और एक लाइटर फ़ैन है, दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई की है, यानी आपने दोनों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की है जो कि फोर्स का काम करेगी, तो दोनों को सेम ही प्रोवाइड की है। लेकिन हुआ क्या कि जो हैवी फ़ैन है ना वो किसी हैवी मेटल का बना हुआ है, और जो लाइटर फ़ैन है वो समझ लें बहुत लाइट से जो है वो मेटल का बना हुआ है, जैसे प्लास्टिक कर लें, ठीक है, प्लास्टिक का है। तो अब इसका जो है ये लाइटर है, इसका मैस कम है, और ये हैवी फ़ैन है तो इसका मैस क्या है, ज़्यादा है। तो ये जो हैवी फ़ैन है ना, जब फोर्स तो दोनों को सेम अप्लाई की है, तो हैवी फ़ैन जो है वो इनिशियली जो है वो आहिस्ता मूव करेगा, मतलब वो स्लो मूव करेगा, जबकि जो लाइटर फ़ैन है वो शुरू में क्या होगा, वो एकदम से तेज़ तेज़ मूव करने लग जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हैवी फ़ैन का मास ज़्यादा था तो उसमें इनर्शिया ज़्यादा, रुकावट ज़्यादा आ गई। रुकावट किस में,
एक्सेलरेशन ना प्रोड्यूस हो। तो इनर्शिया ज़्यादा हो गया ना, तो इनर्शिया तो नहीं चाहता ना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो, तो एक्सेलरेशन कम हो गई है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, स्टेट चेंज नहीं हो रही, इसीलिए वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही और वो स्लो मूव कर रहा है, उसकी स्टेट चेंज करना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, जबकि जो लाइटर फैन है वो बहुत तेजी से मूव कर रहा है क्योंकि उसका मास कम है, उसमें इनर्शिया कम प्रोड्यूस हुआ है, रुकावट कम है उसमें। किस चीज़ की रुकावट? एक्सेलरेशन ना प्रोड्यूस होने की रुकावट। मतलब एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस होगी, वेलोसिटी उसकी चेंज होगी और इजीली चेंज होगी क्योंकि आप उसकी स्टेट इजीली चेंज कर सकते हैं। और फिर जो है इनर्शिया उसका कम है, रीज़न क्या है? मैथ उसका कम है। तो इनर्शिया डिपेंड करता है मैथ पे, और मैंने दोनों एग्जांपल्स में आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, दूसरा डिपेंड करता है इनर्शिया, जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, यानी आर पे। क्योंकि चीज़ रोटेट कर रही है ना, तो किसी फिक्स एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही होगी, तो उस एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपने ये फ़र्क देख लेना है कि ये जो लीनियर इनर्शिया था ये सिर्फ मैथ पर डिपेंड करता था, और ये तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये मैथ पर भी डिपेंड करता है। और दूसरा अभी मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताती हूँ ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे कैसे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं दोबारा से। क्या कर लेते हैं, टायर्स ले लेते हैं, 2 टायर्स ले लिए, एक वही आप साइकिल का ले लें, एक ट्रक का टायर ले लें। आप देखें साइकिल के टायर जब रोटेट करेगा तो उसके सेंटर से, मतलब कि उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके गिर्द रोटेट करेगा, उसका रेडियस क्या होगा, कम होगा उससे। जबकि जो है बड़ा टायर होगा, किसी ट्रक का टायर है, तो उसका रेडियस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका रेडियस कम है ना साइकिल वाले टायर का, तो उसका रेडियस कम है, तो क्या वो इजीली मूव नहीं कर लेगा? आप उसको आसानी से मूव करवा लोगे थोड़ी सी फोर्स देकर। तो आप उसको फोर्स देंगे तो वो इजीली रोटेट करेगा क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। रुकावट क्या है, रुकावट क्या होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रुकावट कह सकते हैं ना, तो वो क्या है, कम है। तो उसमें एक्सेलरेशन इजीली प्रोड्यूस हो जाएगी और वो क्या करेगा, इजीली मूव कर लेगा। किसने ये किया? रेडियस कम होने की वजह से। और अगर रेडियस ज़्यादा हो, रेडियस ज़्यादा होगा तो वो इजीली मूव नहीं कर सकेगा क्योंकि रेडियस ज़्यादा होने की वजह से। क्योंकि आपने देखा है ना जो बड़ा वाला टायर है उसके लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए, वो इजीली मूव नहीं कर पाता, रोटेट नहीं कर पाता, तो उसके लिए आपको ज़्यादा फोर्स चाहिए होती है। इसका मतलब है उसकी रुकावट ज़्यादा है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। तो रेडियस कम, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम, रेडियस ज़्यादा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा। तो आप देख रहे हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। आप याद रखें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पहला तो मास पर डिपेंड कर रहा था, तो हम इसको लिख देते हैं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। दूसरा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड कर रहा है रेडियस पे और रेडियस के स्क्वायर पे। अब रेडियस का स्क्वायर क्यों आया है? रेडियस का स्क्वायर इसलिए आया है क्योंकि थोड़ा सा रेडियस चेंज होगा ना तो ये जो इनर्शिया है ना इसमें बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, रेडियस के स्क्वायर जितना चेंज आएगा। मतलब कि अगर जो है रेडियस इंक्रीज हो गया, देखें इसका रेडियस इतना है, कम है, इसका रेडियस थोड़ा सा बढ़ गया है, तो आपने देखा है इसका इनर्शिया कितना ज़्यादा चेंज हुआ है, इसका इनर्शिया भी बढ़ गया और इसको मूव करना मुश्किल हो गया। तो रेडियस का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, जिसकी वजह से हम रेडियस पे क्या लगाते हैं, स्क्वायर लगाते हैं। तो ये आपने याद रखना है। तो अब यहाँ से हम इसको एक और एग्जांपल से भी देख लेते हैं। रेडियस वाली अभी हम पढ़ रहे हैं क्योंकि दूसरा वो रेडियस पर डिपेंड करता है। पहला मास पर, उसकी दोनों एग्जांपल देख लिए, दूसरा हम रेडियस पर कर रहे हैं। तो ये एग्जांपल एक और ले लेते हैं, सिलेंडर की ले लेते हैं। ये दोनों आपके पास सिलेंडर्स हैं। एक तो सिलेंडर की तो ये शेप होती है ना, लेकिन अगर आप इसको ऐसे दोनों तरफ से प्रेस कर दें, यहाँ से भी और यहाँ से भी ऐसे प्रेस कर दें, तो फिर ये कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, तो जब ये इस शेप में आ जाएगा तो इसका रेडियस ज़्यादा होगा, और जब ये इस शेप का है तो इसका ये सेंटर से यहाँ तक का रेडियस देखें कम है और इसका रेडियस देखें ज़्यादा है। ये कम है और ये रेडियस ज़्यादा है, तो यहाँ रेडियस ज़्यादा है तो ये इजीली रोटेट नहीं कर सकेगा। यहाँ रेडियस कम है तो ये इजीली रोटेट करेगा। रेडियस कम तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम, रेडियस ज़्यादा तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा। तो यहाँ से भी हमें पता चल, ये वाला इजीली रोटेट करेगा। क्यों? क्योंकि इसका रेडियस कम है, और इसको रोटेट करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी क्योंकि इसका रेडियस क्या है, ज़्यादा है। तो रेडियस पर डिपेंड करता है। जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ से आपने याद रखनी है कि लीनियर इनर्शिया सिर्फ मास पे डिपेंड करता है, और जो एंगुलर या रोटेशनल इनर्शिया जो है वो मास और रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो बस ये आपने याद रखना है। अब बस हम इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं। अच्छा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा था? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। क्योंकि मास इंक्रीज हो रहा था तो इनर्शिया इंक्रीज हो रहा था, मास डिक्रीज हो रहा था तो इनर्शिया भी डिक्रीज हो रहा था। दूसरा ये डिपेंड करता है रेडियस के स्क्वायर पे। रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो इनर्शिया इंक्रीज हो रहा है, रेडियस डिक्रीज यानी कम हो रहा है तो इनर्शिया भी कम हो रहा है। तो डायरेक्टली रिलेशन है। प्रोपोर्शनैलिटी का इन दोनों को अगर हम मतलब कि इनकी डेरिवेशन कुछ ऐसे होगी, ठीक है, बुक में डायरेक्ट फार्मूला लिखा हुआ है, ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन, इनको मिलाएं तो ये क्या हो जाएगा, I इज प्रोपोर्शनल टू m r स्क्वायर।
प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो इक्वल का साइन और कोई कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट k है, और mr² वैसे ही लिख दें। प्रोपोर्शनैलिटी हटा है तो इक्वल और ये k कांस्टेंट आया है, तो k की वैल्यू यहाँ पर होती है 1 पुट करें तो k ख़त्म, इनर्शिया इक्वल है mr²। यहाँ से ये फार्मूला आया आपके पास इनर्शिया का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को वहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी। अब आपने लिखना क्या है, वो सारा जो मैंने आपको समझाया ना, वो सारा रफ वर्क था कि आपको पता चल जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये हमने डेफिनेशन पढ़ ली है इसकी। आपने पढ़ लिया कि अगर मैथ ज़्यादा होगा तो इनर्शिया क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, और इसका मतलब ये होगा कि उसको एक्सेलरेट करवाना मुश्किल है, क्योंकि इनर्शिया किसके अगेंस्ट काम करता है, एक्सेलरेशन के। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन, उसको बॉडी को एक्सेलरेट करवाना क्या हो जाता है, हार्डर यानी मुश्किल हो जाता है। इसी तरह अगर ऑब्जेक्ट का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑब्जेक्ट विद लार्जर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, इज़ हार्डर टू एंगुलरली एक्सेलरेट। अच्छा, ये लीनियर का बता रहे थे कि अगर इनर्शिया ज़्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करना या उसकी स्टेट को चेंज करना मुश्किल हो जाता है, यानी उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाना मुश्किल हो जाता है। तो चूंकि हम रोटेशन मोशन पढ़ रहे हैं तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि रोटेटिंग बॉडी का इनर्शिया पढ़ रहे हैं, तो रोटेटिंग बॉडी का, यानी जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे तो एक्सेलरेशन भी कौन सी होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हम ये कहेंगे कि अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा तो मुश्किल हो जाएगी बॉडी की एंगुलर एक्सेलरेशन को जो है वो क्या करवाना, प्रोड्यूस करवाना उसमें। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। लीनियर इनर्शिया में हाली एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर इनर्शिया में या रोटेशनल इनर्शिया में एंगुलर एक्सेलरेशन। ये थोड़ी सी चीज़ें भी आपने याद रखनी है, क्योंकि ये भी जो है दोनों में फ़र्क करके हम पढ़ेंगे कि जब हम लीनियर ऑब्जेक्ट को पढ़ रहे थे या लीनियर इनर्शिया को पढ़ रहे थे तो डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट कर रहे थे ना, और जब एंगुलर को पढ़ रहे थे तो डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय थीटा। जब लीनियर उसको पढ़ रहे थे, लीनियर इनर्शिया को पढ़ रहे थे तो उसमें आप वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, जबकि एंगुलर में वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं। लीनियर में एक्सेलरेशन को a से डिनोट करते हैं, एंगुलर में एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं। तो इसी तरह आपके पास लीनियर में जो फोर्स आप लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे और वो मूव करती है, इनर्शिया आपने पढ़ा है ना, इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया होता है किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं और वो क्या करे, वो जो है रोड पे मूव करने लग जाए। जैसे ट्रक पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाएं और वो मूव करें, रेस्ट से मूव करने लग जाए, या किसी ऑब्जेक्ट कोई मूव करके आ रहा है आप उस पर फोर्स लगाए वो रेस्ट पे आ जाए, तो फोर्स लगा रहे होते हैं ना लीनियर में। लेकिन जब एंगुलर में आते हैं ना, यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में, तो हम ऑब्जेक्ट पे फोर्स, जैसे टायर है तो उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो रोटेट करता है, तो रोटेट कर रहा है ना फोर्स लगाने की वजह से, यानी टर्न कर रहा है। हम ये कहेंगे कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। ये हम आगे पढ़ेंगे कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है, फोर्स लगाएं और चीज़ रोटेट करने लग जाए तो वो टॉर्क कहलाती है। तो हम एंगुलर जब मोशन पढ़ रहे होते हैं या एंगुलर इनर्शिया या रोटेशन इनर्शिया जब पढ़ रहे होते हैं तो फोर्स की जगह वहाँ पर हम टॉर्क लिखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो ये आपने याद रखना है, इसकी जगह थीटा, वी की जगह ओमेगा, एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा, और फोर्स की जगह टॉर्क यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हम यहाँ पर देख लेते हैं फार्मूला। इसका इनर्शिया का फार्मूला वैसे मैं आपको ड्राइव करवा चुकी हूँ, अब यहाँ से पढ़ लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, आपको पता चल गया स्क्वायर क्यों है डिस्टेंस का। फ्रॉम सेंटर इज नोन एज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है मास पर, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दूसरा डिपेंड करता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, आर पर। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दूसरा किस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसके बाद वो डेरिवेशन मैंने आपको करवाई है, डायरेक्ट आपके पास बुक में फार्मूला लिखा हुआ है, आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मास और रेडियस पर दोनों पर डिपेंड करता है। उसके बाद मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो स्केलर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड ही होता है जो हमने निकाल लिया है, तो इसकी डायरेक्शन हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटीज के पास होती हैं। आगे आते हैं यूनिट पर। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का जो यूनिट है वो हम इसके फार्मूले से निकालेंगे। मास का यूनिट होता है किलोग्राम, रेडियस का यूनिट होता है मीटर। तो मास की जगह किलोग्राम, रेडियस की जगह मीटर, और रेडियस का स्क्वायर है ना तो मीटर का स्क्वायर, तो इनर्शिया का यूनिट आ गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर। डायमेंशन निकाल लेते हैं, चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ी है डायमेंशन। किलोग्राम के लिए डायमेंशन आप क्या लिखते हैं, किलोग्राम के लिए, किलोग्राम के लिए डायमेंशन m लिखते हैं कैपिटल, और मीटर लेंथ होती है ना तो इसके लिए डायमेंशन क्या होती है, l। तो मीटर का स्क्वायर है तो l का स्क्वायर, तो ml स्क्वायर आपके पास क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन है। तो ये आपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पेपर में लिखना है, डेफिनेशन, उसके बाद इसका फार्मूला, यूनिट एंड डायमेंशन।
अब नेक्स्ट टॉपिक आपके पास बुक में दिया हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसी इनर्शिया निकालना है किसी रिजिड बॉडी का। ठीक है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसी भी रिजिड बॉडी का, तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं रिजिड बॉडी होती क्या है। तो ये क्या होता है? इज एन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट चेंज इट शेप और साइज। रिजिड बॉडी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अपनी शेप या साइज को चेंज नहीं करता जब उस पर फोर्स लगाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक रिजिड बॉडी है तो ये अपनी शेप को चेंज या साइज को चेंज नहीं करती। अगर आप इस पर फोर्स लगाते हैं ना तो ये रोटेट करेगी और जो है ये रोटेट करेगी, लेकिन ये अपनी शेप को यही रखेगी और अपने साइज को भी चेंज नहीं करेगी। जैसे ये करेगी कि ये एक फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द जो है रोटेट कर लेगी। तो इस तरह की जो शेप होती है, ये बॉडी होती है, उसको आप क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी कहते हैं। और इसमें जो डिस्टेंस होता है ना 2 पॉइंट्स के दरमियान, वो कांस्टेंट रहता है। जबकि बॉडी रोटेट कर रही होती है, बॉडी पे आपने फोर्स लगाई, वो मूव या रोटेट कर रही होती है, लेकिन डिस्टेंस सेम रहता है। क्योंकि इस बॉडी में आपको पता है कि जो है मैसेज इसका ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि कहीं सेंटर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो। जैसे फैन में आप देख लें उसका मैस जो है ज़्यादा कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसके सेंटर में। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ ओवरऑल मैस डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है इस बॉडी में। तो जो इसके आप मैस से लेकर इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन तक जो डिस्टेंस लेंगे वो रेडियस होगा ना। तो जब आप इसको रोटेट करवा लेंगे ना, कोई भी आप 4 मैसेज ले लें 1 2 3 4 किसी भी पॉइंट पे, क्योंकि इसका मैस तो कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पूरी बॉडी में, तो कोई भी 4 पॉइंट्स पे इसका मैस ले लें आप और इसको रोटेट करवाएं, तो ये डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, ये खुद रोटेट कर जाएगी, लेकिन ये डिस्टेंस 2 पॉइंट्स के दरमियान इतना ही रहेगा। तो ऐसी बॉडी भी आपके पास क्या कहलाती है? रिजिड बॉडी। तो इसकी हम डेरिवेशन कर लेते हैं कि हम इसका जो है इनर्शिया कैसे निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि रोटेट कर रही है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका मैस क्योंकि हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका ये है कि आप इसके हर मैस का जो है वो अलग अलग इनर्शिया निकालें। इसको छोटे छोटे पीसेस में आप डिवाइड करें और हर एक जो है इसके पीस का आप अलग से इनर्शिया निकालें और एंड पे उन सारे इनर्शियाज को ऐड कर दें, तो आपको इस टोटल बॉडी का, इस रिजिड बॉडी का इनर्शिया पता चल जाएगा। वही मैंने यहाँ लिखा है, व्हेन बॉडी इज रिजिड, जब रिजिड बॉडी हो तो उसको डिवाइड कर दें पूरी बॉडी को इनटू n नंबर ऑफ स्मॉल पोर्शन। बहुत सारे छोटे छोटे पोर्शंस में उसको आप क्या कर दें? डिवाइड कर दें। और अब यहाँ पे मैं बहुत सारे तो नहीं लूँगी, कोई से 3 या 4 ले लें, ठीक है। वैसे बहुत सारे पोर्शंस में डिवाइड कर दें और उन पोर्शंस के मासेस होंगे m1 m2 m3 से लेकर बहुत ज़्यादा कहाँ तक गए हुए हैं? mn तक। हैविंग रेडियस, अब क्योंकि इन मैसेज से एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का कोई डिस्टेंस भी तो होगा ना, तो वो रेडियस क्या होंगे? r1 r2 r3 से लेकर rn तक। कहाँ से है ये डिस्टेंस? एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जिसके गिर्द ये बॉडी रोटेट करेगी। अब हर मास का मैं अलग अलग इनर्शिया निकालूंगी, यानी हर पीस का अलग अलग इनर्शिया निकालेंगे। तो पहले इनर्शिया 1 निकालेंगे जो m1 के लिए होगा। तो इसका इनर्शिया क्या आएगा? इनर्शिया का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है? इनर्शिया किसके इक्वल होता है? mr स्क्वायर के इक्वल होता है। अभी हमने पहले पढ़ा है ना कि इनर्शिया किसके इक्वल है? इनर्शिया इक्वल है mr स्क्वायर के। तो अगर फर्स्ट बॉडी का निकाल रहे हैं तो फर्स्ट लिख देंगे i के साथ भी, m के साथ भी 1 लिख देंगे, r के साथ भी 1, क्योंकि पहली बॉडी का निकाल रहे हैं। इस तरह हर पीस का अलग अलग निकालेंगे। तो इनर्शिया m1 का निकाला तो वो आ जाएगा m1 r1 का स्क्वायर। दूसरी बॉडी का निकाला, यहाँ में इसके दूसरे पीस का निकाला तो m2 r2 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर थर्ड का निकाला तो m3 r3 का स्क्वायर। और से लेकर, क्योंकि बहुत सारे मैसेज हैं तो आपने बहुत सारे यहाँ पर स्मॉल पोर्शंस में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, क्योंकि मैथ तो इसका हर जगह पर है ना। तो बहुत सारे यहाँ पर हम इनर्शिया लेंगे, कहाँ तक गए हुए हैं? IN तक गए हुए हैं। और यहाँ 3 1 2 3 जहाँ आप लिख रहे हैं वहाँ NN लगा दें, MN RN का स्क्वायर। तो ये आपने लिख दिया। आपको टोटल इनर्शिया चाहिए तो आप इन सारे इनर्शियाज को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, अगर आपको किसी रिजिड बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वो होता है सम ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सम कर दें आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हर इंडिविजुअल पीस का। ये जो इंडिविजुअल पीसेस में आपने इसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड किया है ना, हर पीस के इनर्शिया का सम कर दें, सारे इनर्शियाज को सम कर दें, तो आपके पास टोटल जो रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आ जाएगा। तो मैं इसका एक फार्मूला बना लेती हूँ। फिर टोटल इनर्शिया बराबर है I1 प्लस I2 प्लस I3 से लेकर IN तक, सारे इनर्शियाज का प्लस यानी सम। तो आई आप एज इट इज लिखें। I1 का फार्मूला क्या बनाया था? m1 r1 का स्क्वायर। I2 का भी लिख दें, I3 का लिखें, इसी तरह से ले जाकर mn तक IN तक का फार्मूला लिख दें। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्योंकि ये सारे क्या हो रहे हैं? आपस में ऐड हो रहे हैं, तो जब ऐड हो रहे हो तो हम समिशन का साइन लगा देते हैं ना, तो यहाँ आप समिशन का साइन लगा दें। और जो ये देखें m सब में मौजूद है, r भी सब में मौजूद है और स्क्वायर भी सब में मौजूद है, तो mr स्क्वायर मैंने लिख दिया। सम mr स्क्वायर, चेंज क्या है?
1 2 3 और 4 5 6 7 से लेकर n तक ये नंबरिंग चेंज है ना, तो इस नंबर को आप एक जनरल नंबर के मतलब i के इक्वल लेट कर लें कि 1 2 3 4 से लेकर n तक किसके इक्वल है, i के इक्वल है। अब ये सारा बार बार लिखने से बेहतर है कि आप m के नीचे भी i लिख दें, r के नीचे भी i लिख दें। i का मतलब क्या है, 1 2 3 4 यानी हर बॉडी का अलग अलग इनर्शिया। और अब ये जो समीशन का साइन लगाया ना, इसका मतलब है कि सम हो रहा है ये प्लस, तो प्लस को हमने समीशन से कर दिया और आई की वैल्यू आपने इस समीशन पे बता देनी होती है कि आई की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 1 से और आई की वैल्यू जा रही है कहाँ तक, n तक। नीचे बतानी है कहाँ से स्टार्ट हुई है और ऊपर बतानी है कहाँ तक क्या है। तो ये फार्मूला आपके पास आ जाता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी का। इसके अलावा जो है आपके पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आप किसी ज्योमेट्रिकल शेप का भी निकाल सकते हैं। जैसे आपकी बुक में ज्योमेट्रिकल शेप दी हुई है तो उनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको यहाँ पर आप अगर बुक में देखें तो दिया गया है। हम यहाँ पर ही डायरेक्ट देख लेते हैं, ये नीचे आपको दिए हुए हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमने रिजिड बॉडी का निकाला है ना, ऐसी बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका मास ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। ऐसा नहीं होता कहीं सेंटर में है या इस तरह, कोई इसकी परफेक्ट शेप भी नहीं है, कोई ज्योमेट्रिकल शेप भी नहीं है। लेकिन क्या हो अगर ऑब्जेक्ट की कोई ज्योमेट्रिकल शेप हो तो उसका इनर्शिया कैसे आएगा, तो उसके लिए आपको इनके फार्मूलाज याद करने हैं। जैसे ये आपके पास एक सिलेंड्रिकल रॉड है और ये भी वही सिलेंड्रिकल रॉड है, फ़र्क एक चीज़ का आ रहा है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन देखें सेंटर में और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन देखें यहाँ पर है, एक कॉर्नर पर है। तो इसको रोटेट जब करवाएंगे तो इसका इनर्शिया अलग आएगा और इसको रोटेट जब करवाएंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आएगा। तो कैसे निकालेंगे उसके लिए आपने ये फार्मूलाज याद कर लेने हैं। इसी तरह रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए फार्मूला याद करना है। उसके बाद सॉलिड सिलेंडर है उसके लिए ये याद करना है। रिंग है तो उसका मतलब आपने ये फार्मूलाज याद करने हैं। क्यों याद करने हैं, इनसे एमसीक्यूज भी आ सकता है और इनसे आपका कोई न्यूमेरिकल भी आपको दे सकते हैं। न्यूमेरिकल इस तरह कि आपको मैथ भी बता देंगे और लेंथ भी एल भी बता देंगे और आपसे कहेंगे कि एक सिलेंड्रिकल रॉड है उसका आप क्या निकालें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दें। तो आपको फार्मूला आता होगा, आप डायरेक्ट फार्मूला लगाकर वैल्यूज पुट करके निकाल देंगे। तो ये इस तरह के छोटे न्यूमेरिकल्स एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं। तो बस ये आपने एक तरह से याद करना है कि ज्योमेट्रिकल शेप है तो उसका तो फार्मूले से निकाल लेंगे। लेकिन अगर कोई रिजिड बॉडी होगी तो उसका तरीका मैंने आपको सिखा दिया है कि उसको पीसेस में डिवाइड करेंगे और उसको ओवरऑल सारे पीसेस को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। अच्छा, इन फार्मूलाज को याद करना है कि कोई प्रॉपर डेरिवेशन ने जो है वो आपकी बुक में गिवन भी नहीं है और हम उसको करेंगे भी नहीं। बस आप इनको याद कर लें से वही कोई एमसीक्यूज आ जाए तो आ जाए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस लेक्चर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।